हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन एंड बेंजीन डाइइसोनियम सॉल्ट पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ रहे हैं फिनॉल। फिनॉल की फॉर्मेशन की रिएक्शंस मैं बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में। फिनॉल का फॉर्मेशन हो चुका है और फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस चल रही थी, जिसमें भी दो रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पढ़ चुके हैं फिनॉल की एसिड बेस रिएक्शन बेसिस के साथ में, और दूसरी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी है ईथर फॉर्मेशन, जिसमें डाई मिथाइल सल्फेट की रिएक्शन और डाई एजोमीथेन की कुछ रिएक्शंस हम लोगों ने फिनॉल में पढ़ी। इसी रिएक्शंस को, केमिकल रिएक्शंस को आगे बढ़ाते हुए अपना टॉपिक चल रहा है फिनॉल, और फिनॉल में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, रिएक्शन नंबर थर्ड लेते हैं। रिएक्शन नंबर थर्ड है एसाइलेशन। एसाइलेशन ऑफ फिनॉल, जो कि SN2TH रिएक्शन है और हमारी जानी पहचानी रिएक्शन है। हम इसे ORM1 में पढ़ भी चुके हैं। ORM1 में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है एसाइलेशन। फिनॉल की रिएक्शन, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन अगर आपने RC डबल बॉन्ड OCl के साथ में पायरिडीन की प्रेजेंस में कर दी, या फिर RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR एनहाइड्राइड के साथ में पायरिडीन की प्रेजेंस में कर दी, तो SN2TH रिएक्शन होगी। SN2TH रिएक्शन कैसे? याद कीजिए, एसिड हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे कम रिएक्टिविटी होती है एनहाइड्राइड की, और उससे भी कम रिएक्टिविटी होती है एस्टर की। SN2TH रिएक्शन में पढ़ा था। पायरिडीन की प्रेजेंस में फिनॉल का जो ये इक्विलिब्रियम है, फिनॉल का इक्विलिब्रियम है ना, सेल्फ आयोनाइजेशन तो वैसे ही होता है। फिनॉल में बहुत कम अमाउंट में सेल्फ आयोनाइजेशन होगा एसिडिक मीडियम में, क्योंकि ये बहुत अच्छा एसिड नहीं है। बट पायरिडीन में इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि फिनॉल फिनॉक्साइड में ज़्यादा कन्वर्ट होगा। ये इक्विलिब्रियम फिनॉक्साइड की ओर ज़्यादा जाएगा, क्योंकि पायरिडीन इस H को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है और एक नया इक्विलिब्रियम स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ H+ की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और फिनॉक्साइड बन जाएगा। फिनॉक्साइड कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये फिनॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल यहाँ आकर अटैक करता है, O- बनेगा, फिर O- अगले स्टेप में वापस डबल बॉन्ड बनाएगा और इस Cl को बाहर निकालेगा। सेम रिएक्शन यहाँ होगी, ये न्यूक्लियोफाइल जो कि फिनॉक्साइड है ये वाला, यहाँ अटैक करेगा और इसके निकलने की पॉसिबिलिटी होगी। कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ एस्टर बन गया, OC डबल बॉन्ड OR, यहाँ भी साथ में HCl वगैरह बाहर निकला होगा, जिसको पायरिडीन ने एब्जॉर्ब कर रखा है। पायरिडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहेगा, सॉल्ट बना के रहेगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, वही रिएक्शन है। और यहाँ एसिटिक एसिड तो नहीं होगा, एसिटिक एसिड RCOOH निकलेगा, जो कि पायरिडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रहेगा, सॉल्ट बना के रहेगा। ये रिएक्शन कहलाती है एसाइलेशन। ठीक है, आप एसिड हैलाइड से एस्टर इजीली बना पा रहे हो, एनहाइड्राइड से एस्टर इजीली बना पा रहे हो। एस्टर इजीली बन सकता है ना। और ये जो कंपाउंड बना है ये क्या है? एस्टर में जब ऑक्सीजन से कोई ग्रुप अटैच्ड हो तो उसका नेम पहले लिखते हैं, तो ये है फिनाइल कार्बोक्सिलेट। फिनाइल कार्बोक्सिलेट, यहां R जैसा भी हो। अगर RCH3 रख दूं तो एसाइलेशन हो गया, है ना? वही रिएक्शन है, CH3 रख दिया गया, पायरिडीन की प्रेजेंस में हीट वीट करें तो ये बन गया फिनाइल एसीटेट। और एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं इसकी जगह, यही लिख देता हूं, और AC2O प्लस पायरिडीन, वही एनहाइड्राइड है, वही वाला प्रोडक्ट बनेगा। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? एसाइलेशन तो है ही है। R मिथाइल इथाइल प्रोपाइल फिनाइल कुछ भी हो, एसाइलेशन तो कहलाएगा। ये एसाइल ग्रुप है, ये एक एसाइल ग्रुप है।
और ये क्या है, एसाइल ग्रुप तो है ही, ऐसे एसाइल ग्रुप में क्या है, एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटाइल ग्रुप है और ये दोनों ही एसाइल ग्रुप है। समझ गए, ये एसाइल ग्रुप से मतलब जितने भी, मतलब एसिटाइल जो है ना वो एसाइल होता है, लेकिन सारे एसाइल एसिटाइल नहीं होते। समझ गए होंगे ना, एसिड वर्ड यूज करते हैं 2 कार्बन के लिए, तो ये एसिटाइलेशन है जो एसाइलेशन भी है, बट ये एसाइलेशन ही है, एसिटाइलेशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तुम समझ जाओ भाई, ये है एसिटाइलेशन जो कि एसाइलेशन ही है। ठीक है, यहां अगर पीएच का यूज किया जाए, फिनाइल का यूज किया जाए, तो क्या बेंजोइलेशन कहा जाता है उस केस में। यहां रिएक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, हीट करना है तो कर दीजिए, कंपाउंड बनेगा फिनाइल बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। बेंजोएट, ठीक है, ये बेंजोइलेशन है, बेंजोइलेशन, जोइलेशन, ये भी एक एसाइलेशन है। ये रिएक्शन जो मैंने रिएक्शन लिखवाई है, ये रिएक्शन फिनॉल तो देता ही है, एनिलीन भी दे सकता है ना। यहाँ NH2 होगा तो यहाँ जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो अमाइड बन जाएंगे। ठीक है, लिखो इसे। इसमें एक फ्राइज रीअरेंजमेंट होती है, वो मैं बताऊंगा, इनके प्रोडक्ट्स में होती है। बना दो जल्दी से, इसे मिटाऊंगा मैं। फिनॉल बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सिंक्रोनाइज ढंग से, सिस्टमैटिक ढंग से रिएक्शंस को लर्न करते हुए पढ़ोगे, थोड़ा सा लिख लिख के पढ़ोगे तो याद होगा और बहुत मजा भी आएगा उसको पढ़ने में। फिनॉल की जो बेसिक रिएक्शन है नाइट्रेशन सल्फोनेशन में, तो वो पहले ही ले चुका हूँ। ये तो कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है, जैसे ये रिएक्शन कोई नई नहीं है तुम्हारे लिए, बस ये नाम थोड़ा सा बता दिया और कुछ नहीं है, कुछ नया नहीं है इसमें। SN2TH में पढ़ चुके हैं ये रिएक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन इसका मिल गया, मैकेनिज्म हम लोग इसकी पढ़ चुके हैं, बता भी चुका हूँ SN2TH। लिख लो, मिटा रहा हूं मैं, लिखिए नोट डाल के कि ये रिएक्शन फिनॉल तो देता ही है, साथ में ये रिएक्शन एनिलीन्स भी देते हैं, अमीन्स भी देते हैं, है ना। लिखो, दिस रिएक्शन is also given by amines, amines में दोनों amines, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक amines, है ना। अल्कोहल्स भी देते हैं। एनिलीन करता हूं अभी यार, एनिलीन, जो रिएक्शन एनिलीन देगा वो amines तो दे ही देंगे, जो कि एक अमीन है। ठीक है, देखो क्या है, ये रिएक्शन करा दिया आपने किससे, CH3C डबल बॉन्ड OCl से, और कोई नई रिएक्शन नहीं बता रहा हूं, सब पढ़ी पढ़ाई रिएक्शंस हैं। ये रिएक्शन मैं करवा चुका हूं, बस RNH2 की रिएक्शन कराई थी। तो पायरिडीन डालो तो ठीक है, वैसे तो ये वैसे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, हीट करने से ही रिएक्शन कर देता है। नाइट्रोजन यहाँ अटैक करेगा, O- बनेगा, O- डबल बॉन्ड बनाएगा, Cl निकलेगा, फिर यहाँ से H निकलेगा, कुल मिला के HCl निकलेगा। यहाँ इस केस में एसिटिक एनहाइड्राइड निकलेगा और ये कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का नेम मैं पहले ही बता चुका हूं, क्या नेम है इसका, एसिटेनिलाइड, एसिटेनिलाइड। ठीक है, इसका IUPAC नेम नहीं बता रहा हूं, IUPAC नेम तो क्या है, एन फिनाइल एसीटेट, ना एन फिनाइल एसिटामाइड, एसिटामाइड। ठीक है, नोट का फर्स्ट पॉइंट है कि ये रिएक्शन एनिलीन भी दे सकते हैं। चलो, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो बेंजोइलेशन रिएक्शन मैंने बताई, फिनॉल का बेंजोइलेशन होता है, अमीन्स का बेंजोइलेशन होता है। ये बेंजोइलेशन रिएक्शन का नेम है शॉर्टन-बोमन रिएक्शन, है ना। देखिए, बेंजोइलेशन अभी लिखवाया था, PH C डबल बॉन्ड OCl से रिएक्शन, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल
and aniline is known as Schotten-Bowman reaction. Schotten-Bowman reaction. नाम है, याद रखना, शॉर्टन-बोमन रिएक्शन कहते हैं। बस इस जगह मिथाइल की जगह पीएच होता तो बेंजोइलेशन होता, शॉर्टन-बोमन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, और डालेंगे नोट का पॉइंट। एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर। ये है कंपाउंड, क्या नेम है इसका? पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन या फिर पैरा अमीनोफिनॉल। क्या कहना चाहोगे बताओ? इसे फिनॉल का डेरिवेटिव मानोगे कि एनिलीन का डेरिवेटिव मानोगे? OH पहले आता है IUPAC नेम में, प्रायोरिटी ऑर्डर में, कि NH2 पहले आता है? ऑब्वियसली OH पहले आता है, तो ये फिनॉल का डेरिवेटिव है पैरा अमीनोफिनॉल। ठीक है, इसकी रिएक्शन की गई CH3C डबल बॉन्ड OCl से इन प्रेजेंस ऑफ जो भी लेते हो पायरिडीन। अच्छा, इसमें 1 मोल लिया है, 1 मोल लिया है, पायरिडीन वगैरह लो जो काम चल जाए। 1 मोल लिया है तो क्या बनेगा? 2 मोल लोगे तो दोनों तरफ रिएक्शन होगी। आप ये बताओगे कि कहाँ रिएक्शन होगी, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है? पायरिडीन भी नहीं लेता तब भी बताओ। चलो, न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की कि नाइट्रोजन की? बेसिकली नाइट्रोजन की है। सिंपल सी रिएक्शन यार, ये तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। तो नाइट्रोजन जाके यहाँ रिएक्शन करे और हट से हटा दे तो क्या बनेगा? ये वाला कंपाउंड बनेगा। यहाँ तो OH रह गया और यहाँ अमाइड बन गया। ठीक है, इस कंपाउंड का नेम है पैरासीटामोल। पैराएसिटामोल है ना। पैरासीटामोल क्या काम आता है? एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक मतलब क्या होता है कि बुखार होता है तो थोड़ा टेम्परेचर वगैरह कम करने में काम आता है कि नहीं? पैरासीटामोल, एस्प्रिन भी काम आते हैं। तो पैरासीटामोल जो है एंटीपायरेटिक है, एंटीपायरेटिक है ना। क्या करता है? रिड्यूस करता है किसको? फीवर को। फीवर रिड्यूसिंग एजेंट को एंटीपायरेटिक कहते हैं, है ना। और एनाल्जेसिक भी है, एनाल्जेसिक ऐसे ही लिखा जाता है। एनाल्जेसिक क्या होते हैं? जो पेन में रिलीफ करते हैं, पेन किलर भी कह सकते हैं, है ना। देखो, पैरासीटामोल कई बार सिर दर्द होता है तो पैरासीटामोल लेते हैं ना, सिर दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, और मस्कुलर रिलीफ भी करता है। कई बार हाथ पैरों में भी दर्द होता है, हालांकि इतना यूज़ नहीं किया जाता, सिर दर्द में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बुखार में खूब ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हल्के बुखार में। आइब्रूफेन यूज़ करते हैं, थोड़ा ज़्यादा बुखार होता है तब। चलो, एनाल्जेसिक है मतलब पेन किलर है, पेन में रिलीफ करता है, पेन किलर है ना, या पेन रिलीवर, ऐसे कर देना आप। लिख लिया? हाँ, तो पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर बताना था इसलिए लिखवाया था, वरना मेरे को वो जरूरत नहीं थी ये एग्जाम्पल लिखने की। अगर एक्सेस में रिएक्शन करोगे तो दोनों जगह रिएक्शन होगी। उस कंपाउंड का नेम मुझे पता नहीं है, काम यूज़ नहीं आता, इतना यूज़ नहीं आता। पैरासीटामोल का यूज़ बहुत होता है। लिखो इसे, और एग्जाम्पल लेता हूँ फिर इसके आगे। नोट का 3rd पॉइंट डालूंगा फ्राइज रिएक्शन के लिए, मिटा रहा हूँ इसे तुम्हें। इसी में नोट का 3rd पॉइंट लिखिए, वही एसाइलेशन से रिलेटेड है। ये जो कंपाउंड था ना, भी जो प्रोडक्ट बना था फिनाइल, भाई ये वाला कंपाउंड है, लिख लो पहले, एराइल कार्बोक्सिलेट। जो प्रोडक्ट बना था इस रिएक्शन का कौन है? एराइल कार्बोक्सिलेट। कि ये रहा RC डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन से कोई एराइल ग्रुप जुड़ा है, जैसे PH जुड़ा है, तो फिनाइल कार्बोक्सिलेट हो गया।
और कोई भी एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई हो तो एराइल कार्बोक्सिलेट हो गया, ये वाला कंपाउंड। लिखिए एराइल कार्बोक्सिलेट गिव फ्राइज रीअरेंजमेंट, फ्राइज रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है विद या इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है। और ये एकमात्र ऐसा रीअरेंजमेंट है, एकमात्र तो नहीं कहूंगा लेकिन अपने सिलेबस का एकमात्र ऐसा रीअरेंजमेंट है जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर भी है और इंटरमॉलिक्यूलर भी है ना। देखिए दिस रीअरेंजमेंट इज, this rearrangement is intramolecular as well as intermolecular rearrangement, ठीक है। इंट्रामॉलिक्यूलर भी है, इंटरमॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट भी है। पहले तो फ्राइज रीअरेंजमेंट देखते हैं, फिर इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फ्राइज रीअरेंजमेंट है क्या, ये है फ्राइज रीअरेंजमेंट, हेडिंग डाल लीजिए। फिनॉल से तो कोई लेना देना नहीं है, पहले फिनॉल से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनका लेना देना है, तो वो पढ़ रहे हैं। ये रहा फिनाइल, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है एस्टर के, है ना। ये एराइल ही है जिसको अभी मैंने फिनाइल वाला लिया है, फिनाइल कार्बोक्सिलेट है, फिनाइल कार्बोक्सिलेट। इसकी रिएक्शन किया गया AlCl3 के साथ में। AlCl3 के साथ रखने पर ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है ऐसे फिनॉल में। यहाँ OH है, यहाँ C डबल बॉन्ड OR है, मतलब ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये एसिटाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप उठ के ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे चला जाता है। एक्चुअली ये प्लस के फॉर्म में जाता है, आप तो इसको ऐसा मान लीजिए, शॉर्ट ट्रिक। अभी मैकेनिज्म समझेंगे, मैकेनिज्म का भी अंत में परिणाम यही निकलेगा कि ये तो O- बन जाएगा, ये बॉन्ड टूट के O-, ये C+ बन जाएगा। अब C+ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे रिएक्शन कर सकता है ना। किस तरीके से, ऐसे कि ऑर्थो पोजीशन पे C+ गया, H+ को निकाल दिया, और पैरा पोजीशन पर भी ऐसी रिएक्शन हो सकती है। पैरा पोजीशन पर C+ गया और रिएक्शन ये वाले प्रोडक्ट बने। क्लियर है। यहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। मॉलिक्यूलर वेट, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा जरा बताएं। बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पहली बात, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दूसरी बात, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा है, इसी का ज्यादा है। जनरली पैरा आइसोमर ज़्यादा सिमेट्रिकल होते हैं, उनके बीच में जो सॉलिड स्टेट में अट्रैक्शन थोड़े अच्छे बनते हैं, सिमेट्रिकल बनते हैं, इसलिए पैरा आइसोमर्स की मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ऑर्थो के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है। ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ तो किसकी ज़्यादा है, इसी की ज़्यादा है। याद करो, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम होती है। तो ये तो कई पॉइंट हो गए, है ना, लिख लेना। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, इसका, इस कंपाउंड का हायर इसके रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट, हायर मेल्टिंग पॉइंट, हायर और क्या था, हायर सॉलिबिलिटी। ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, एसिडिक स्ट्रेंथ। सॉलिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। वाटर में अगर इसे डालोगे तो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में H बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। ये तो आपस में बिजी हो रहा है, वाटर के साथ H बॉन्डिंग बहुत कम करेगा, ये अच्छी करेगा, इसलिए वाटर में सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है इसकी। चलो वापस आते हैं टॉपिक पर। अपना टॉपिक चल रहा है ये कैसे आया। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट की भी बात सुन ला। यहाँ टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना, इनमें बहुत सारी रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, पर मैं कुछ ही रिएक्शंस के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि इन्हीं कुछ ही रिएक्शंस के बारे में कभी ना कभी पूछा गया है।
तो ये वाला जो कंपाउंड है ये हाई टेम्परेचर पे मेजर होता है क्योंकि थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट है। थर्मोडाइनमिक कंट्रोल प्रोडक्ट जनरली ज़्यादा स्टेबल वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ना। तो ये मेजर बनता है, मेजर एट, ये क्या लिख दिया, मेजर एट हाई टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर आता है, 100 डिग्री, 115, 125 इसके आसपास ये मेजर होता है। एग्जैक्ट नहीं याद करना है, 100 या उसके ऊपर होता है। और ये वाला जो मेजर होता है ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस, 30 सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे आसपास ये मेजर होता है ना। ये मेजर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखने में आसानी रहती है, इसलिए मैं 25 एंड 125 ही लिखवाता हूँ। वैसे वैल्यू होती है कि इतने टेम्परेचर पर ये 80% बनता है, उतने टेम्परेचर पर ये 80% बनता है, पर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ये काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट है और ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट होता है ना। फिनॉल का सल्फोनेशन किया था हम लोगों ने, याद करो, फिनॉल का सल्फोनेशन करते थे तो थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट ये था जो कि हाई टेम्परेचर पे मेजर था, अप्रॉक्सीमेट 100 के आसपास ही था। और ऑर्थो वाला जो आइसोमर था ना वो लो टेम्परेचर पे मेजर होता है, इसमें यहाँ उल्टा होता है। ठीक है, इसको लिखो, फिर और पॉइंट पे आते हैं, मैकेनिज्म लिखते हैं इसकी। कंप्लीट करो, मैं मिटा रहा हूँ इसे, मैकेनिज्म लिखेंगे हम। लिखिए मैकेनिज्म ऑफ फ्राइज रीअरेंजमेंट। वैसे तो इसकी दो तरह की मैकेनिज्म दी गई है ना, अलग अलग स्टेप्स में रिएक्शन दी गई है। मैं एक जनरल मैकेनिज्म लिखवा रहा हूं कि जो आसानी से याद की जा सके, जनरल मैकेनिज्म है ना, इजी वाली मैकेनिज्म बता रहा हूँ। ठीक है, और टफ वाली जैसे कुछ है भी नहीं इसमें, और मैकेनिज्म में इतने फंसने की जरूरत ही नहीं है। जो भी मैंने बताया ना, वो कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा, सारा कंक्लूजन वही आएगा। ये देखो, ये तो है वो एस्टर, AlCl3 ने रिएक्शन किया, रिएक्शन क्या करेगा, AlCl3 तो लुईस एसिड है, इस लोन पेयर ने इस AlCl3 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, तो क्या बना, यहाँ O C डबल बॉन्ड OR AlCl3, ये माइनस, ये प्लस, ये डोनर हो गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे, ये एरोमेटिक रिंग है। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बना, RC डबल बॉन्ड O प्लस बना, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ क्या बना, ये O है और AlCl3 माइनस, ये न्यूट्रल हो गया। इसकी प्लस एम इफेक्ट के कारण ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। एक तरह से फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन हो गई, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ ये जो प्लस है, हालांकि ये प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, आपको बता चुका हूँ मैं। ये लोन पेयर्स इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करते रहते हैं, स्टेबल है या अनस्टेबल नहीं है। तो ये एक तरह से फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन टाइप की रिएक्शन हो जाती है, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हो सकती है। अब क्या सोचना है इसमें, इस जगह अब मैं मैकेनिज्म ना बताऊंगा एक एक स्टेप की, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आया, फिर इसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, वो तुम्हारी भी बेइज्जती है ना। तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा क्या होगा कि यहाँ आया ऑर्थो पोजीशन पे, ऐसे ही पैरा पोजीशन पे आएगा, ऐसे ही पैरा पोजीशन पे आएगा। ये लो H है। अब यार मैं बता ही देता हूँ वरना स्टूडेंट्स कई बार नाराज हो जाते हैं। ये हुआ, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसे पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे फैल जाएगा। फिर फाइनली इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी खूब सारी, और तुम बहुत मेहनत करोगे। फिर इसके बाद में यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, ये H प्लस यहाँ इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा, है ना। यहाँ से H प्लस निकल गया, C डबल बॉन्ड OR, और यहाँ ऑक्सीजन पर AlCl3 माइनस। वैसे तो इसमें Cl भी निकल जाता है, पर उसको बताया नहीं मैंने, डायरेक्ट किया है। और जो H प्लस निकला है, वो H यहाँ आ जाए और Cl माइनस वापस इलेक्ट्रॉन डोनेट करके निकल जाए, तो यहाँ आ गया OH,
और ये बन गया कीटोन और -AlCl3, तो ये जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट के फॉर्म में वापस निकल गया। ऐसे ही पैरा आइसोमर बन जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन थी फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब फ्राइज रीअरेंजमेंट इंटरमॉलिक्युलर भी है, इंट्रामॉलिक्युलर भी है। ये कैसे पता पड़ा? तो भाई ये ऐसे पता पड़ा कि ये बॉन्ड टूट के अलग हुआ है। अलग हुआ है तो ये इसी मॉलिक्यूल में, इसी मॉलिक्यूल पर भी अटैक कर सकता है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर भी अटैक कर सकता है ना। इसका एविडेंस बताता हूं, तुम इसे लिखो, लिखो इसको, एग्जांपल्स लेता हूं मैं, मिटा देता हूं। अपना टॉपिक चल रहा है फ्राइज रीअरेंजमेंट। फ्राइज रीअरेंजमेंट, ठीक है। चलो इसका, इस एग्जाम्पल को करो कि ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ OC डबल बॉन्ड O CH3 है और इस कंपाउंड को हीट किया गया, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? हीट क्या किया गया? AlCl3 के साथ हीट किया गया। प्रोडक्ट बताओ। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ ये कंपाउंड है, इथाइल लूँगा, इथाइल, और यहाँ भी इथाइल है। यार मैं अलग अलग बता रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ लेना चाहिए था। ये लो भाई, अलग अलग नहीं दूंगा, इतने थोड़े बच्चे थोड़ी ना हो छोटे, टाइम वेस्ट होता है ऐसे। यहाँ मिथाइल है और यहाँ मिथाइल है। इस बार मैंने यहाँ मिक्सचर ले लिया और AlCl3 के साथ में हीट किया। क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो बताने हैं। आपको समय दिया जाता है केवल 1 मिनट, है ना। 15 मिनट का तो मैंने 15 सेकंड का तो मैंने बोलने में टाइम लगा दिया। 1 मिनट बहुत है इसके लिए। 1 मिनट आपका, मेरा नहीं, आपका 1 मिनट, तो मेरा तो 1 मिनट हो गया। देखो ये वाला बॉन्ड टूटता है और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट होता है, पैरा पे तो जगह है भी नहीं वैसे, और हीट भी कर रखा है, तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर बनेगा। पैरा तो बन भी नहीं सकता वैसे इसमें। यहाँ CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड O और CH3 आ गया, और जिस H को निकाला वो यहाँ पहुँच गया। इस तरह का फिनॉल बन जाएगा, है ना। इस केस में देखो, मैंने जानबूझ के मिक्सचर लिया है, यहां से ये बॉन्ड टूट के अलग हो जाता है ना। जब अलग हो जाता है कि ये मिथाइल, मैंने जानबूझ के लिया, इथाइल इथाइल है, मिथाइल मिथाइल है, तो ये वाला ग्रुप इस मिथाइल वाले पोर्शन पे भी रह सकता है और यहां पे तो शिफ्ट हो सकता है। ये वाला इथाइल वाला ग्रुप इस इथाइल वाले पे भी रह सकता है और यहां पे तो शिफ्ट हो सकता है। ऐसे कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 4 प्रोडक्ट बनेंगे। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इसमें भी बनता है ना। तो ये तो इंट्रामॉलिक्युलर रिएक्शन वाले प्रोडक्ट हैं, जिसमें यहाँ मिथाइल है और यहाँ OH तो रहेगा, और ये मिथाइल वाला मिथाइल इसी जगह आ गया, मतलब ये इंट्रामॉलिक्युलर वाली रिएक्शन हो गई। और ये इथाइल वाले इथाइल पे ही रह गया, वो यहाँ बना देता हूँ। ये रहा इथाइल और ये C डबल बॉन्ड O इथाइल। ये 2 प्रोडक्ट तो बने। साथ में ये भी तो सकता था मिथाइल वाला इथाइल पे, इथाइल वाला मिथाइल पे, ऐसा भी तो शिफ्ट हो सकता है। और ये 4 प्रोडक्ट बनना इसी चीज का एविडेंस है। किसका? कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। C डबल बॉन्ड O ET, है ना, ET करना। तो यहां क्या बना? मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट्स। ऊपर वाली रिएक्शन सेल्फ रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं, नीचे वाले जो हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट हैं। मैंने आपको क्लेजन रीअरेंजमेंट बताया था, तो क्लेजन रीअरेंजमेंट में भी हम लोगों ने ऐसा मिक्सचर लिया था, पर 2 ही प्रोडक्ट बने थे क्योंकि वो इंट्रामॉलिक्युलर रीअरेंजमेंट था। और इसमें मिक्स्ड प्रोडक्ट भी बने क्योंकि इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन हुआ। ये इंटरमॉलिक्युलर रीअरेंजमेंट भी है, ठीक है। तो ये लिखो, 3rd पॉइंट हो गया एसाइलेशन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना, एग्जाम्पल्स तो कितने बढ़ाते जाओ। 4th पॉइंट लेते हैं इसके बाद में, करो इसे।